हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये क्लास 10 हिस्ट्री का फाइनल चैप्टर है। 3 मेजर चैप्टर्स आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में इस साल आ रहे हैं। पहले लास्ट ईयर तक 5 फुल चैप्टर्स आते थे, अब 3 फुल चैप्टर्स और एक आधा चैप्टर, आधे से भी पौना चैप्टर आ रहा है। सो गुड फॉर यू। हिस्ट्री यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंदी, बट अब कम चैप्टर्स होने की वजह से थोड़ा सा आसान जरूर हो गया है, बट हर चैप्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए चाहे नेशनलिज्म इन इंडिया हो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो या प्रिंट कल्चर हो, तीनों चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से करना है। तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर टुडे। आराम आराम से हम पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई वुड से कि आराम से इस चैप्टर को मजे से लेके पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूजुअली हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वॉर कौन सी हुई, कैसे नेशन स्टेट्स बने, कौन कौन से बैटल्स हुए, कौन आर्किटेक्ट था, कौन लीडर था। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट की क्या हिस्ट्री थी। प्रिंट क्या होता है जो हम आज पढ़ते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, इसका क्या इतिहास था, इससे पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे ये जो है डेवलप किया, स्प्रेड किया अराउंड द वर्ल्ड, कैसे हैंड प्रिंटिंग से मशीन प्रिंटिंग पे हम लोग कन्वर्ट हुए, और कैसे उससे ये मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल की दुनिया को हम मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं ना, कि हम काफ़ी मॉडर्न हो गए, ये मॉडर्न वर्ल्ड का कैसे इमर्जेंस हुआ। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस वी विल बी स्टडीइंग इन, ओके, बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। ऑल ऑफ दिस वी विल बी स्टडीइंग इन टुडेज सेशन। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलो देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्लास वेदांतु 9th and 10th चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस, इस चैनल पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिससे आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर आप हमें फॉलो करते हो। हम भी मेक श्योर कि क्लास 10 की आपकी जो जर्नी है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड हम आपके साथ चले। सोशल स्टडीज़ में तो मैं आपको पक्का गारंटी करती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इट इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, इवन दो बच्चों को लगता है कि यार ये बिल्कुल नहीं आता, यही सब्जेक्ट है जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज को ले जाता है ऊपर। तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से करके जाओ, बहुत स्कोरिंग है, बहुत मार्क्स देते हैं एग्जामिनर इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रिप टिप्स और ट्रिक्स वीडियोस, सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट वीडियोस, सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद अ मोटिवेशन। वन स्टेप एट अ टाइम यू विल गेट देयर। बार बार ये मत देखो हाय कितना सारा सिलेबस है, हाय सुनामी है सिलेबस की, नहीं, ये मत देखो, क्योंकि इससे आप ओवरवेल्म हो जाओगे, आप कहोगे, आप घबरा जाओगे और कहोगे यार ये नहीं हो रहा। इंस्टेड पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो एंड स्टार्ट वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी मैराथन चल रहा है। तो एनसीईआरटी मैराथन मतलब हम लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी को चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चों ने बोला था मैम प्रिंट कल्चर का करा दो, तो मैंने कहा था कि गाइस देखो सीधा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर उसका मैराथन कर लेंगे। वी ऑलरेडी डन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों चैप्टर्स को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा। हर पैराग्राफ में आपको क्या याद करना है, आपके क्या नोट्स बनने चाहिए, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, ये सब हमने कवर किया है इन दोनों चैप्टर्स का। राइट, सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जरूर देखना अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसका एसएससी अभी तक ठीक से नहीं हुआ, या आप 70% पे 80% पे अटके हुए हो, तो ये सेशंस आपको जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच देम। ऑलराइट, और अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले आगे और मैराथन्स के, आप लाइव सेशन देखना चाहते हो, लाइव क्विजेस करना चाहते हो, सब तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटेड मैटर। जो हम प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, प्रिंटेड सर्कुलर देखते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, किस मोमेंट पे वो सर्कुलेट होना शुरू हुए। क्योंकि पहले जमाने में ना आपने देखा भी होगा, जब हमारा रामायण महाभारत उस टाइप की आपने मूवीज अगर देखी है, तो पहले क्या हुआ करता था कि बोल के
इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। कुछ लिखा नहीं जाता था, कुछ प्रिंट नहीं किया जाता था, है ना। जैसे मैंने आपको बताई प्रिंट कल्चर की हिस्ट्री, आपने अपने लड़के को बताई, उसने अपने लड़के को बताई, उस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती थी। तो कैसे प्रिंट कल्चर सर्कुलेट हुआ और कैसे इट हेल्प डेवलप और क्रिएट अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर का थीम क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी कि प्रिंट का बिगिनिंग यूरोप में नहीं हुआ था, ईस्ट एशिया में हुआ था। कैसे वो यूरोप तक पहुंचा, कैसे वो इंडिया में पहुंचा, कैसे जो है टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, एंड कैसे हमारा कल्चर, हमारी सामाजिक जिंदगी, सोशल लाइफ इससे बदल गई। ये सब इस चैप्टर में, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार है। इसमें ज्यादा रटने की, डेट्स आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपका चैप्टर खत्म। इतना आसान है ये चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मेजर सब टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट, प्रिंटेड बुक्स, इमर्जेंस कैसे हुआ प्रिंट का, कैसे वो यूरोप पहुंचता है, और प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है। इस पे 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स जो आए थे वो आए थे CJK में, दैट इज चाइना, जापान, कोरिया। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंटिंग था वो हैंड प्रिंटिंग का था। हैंड प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई सिक्का लिया और उसके ऊपर आपने पेपर लगाया और उस पर ऐसे ऐसे किया तो शेडिंग हो जाती है ना सिक्के की, तो आप कहोगे ओ देखो मैंने क्या किया, शेडिंग की है कॉइन की। तो उसी को हम बोलते हैं हैंड प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होता था ना, तो इस तरीके से ब्लॉक्स होते थे। आपने ब्लॉक प्रिंटिंग भी देखा होगा, जयपुर वगैरह में काफी ये ब्लॉक प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऐसे ब्लॉक्स होते थे, ठीक है, उसमें आपका लिखा हुआ होता था, उसको पेंट कर देते थे और उसके ऊपर शेडिंग कर देते थे, पेपर लगा के शेडिंग कर देते थे, और पेपर के ऊपर उसका छाप आ जाता था। क्लियर, पेपर के ऊपर उसका छाप आ जाता था। सो दिस फ्रॉम 594 AD ऑनवर्ड्स बुक्स जो है रबिंग पेपर, इस तरीके से पेपर को रब करके प्रिंट कराया जाता था। बट इसमें जो पेपर की क्वालिटी होती थी उसको थिन होना पड़ता था। देखो जैसे ब्लॉक है ना, ब्लॉक के ऊपर आपने आपने एस लगा, एस का एनग्रेविंग किया है। अब आपने एक पेपर उस पर लगाया ऐसे ठप करके, है ना, पेंट करके उसे ठप करके या उसके ऊपर शेड करके, तो पेपर पतला होना चाहिए। तो पेपर पतला होता है और पोरस, पोरस मतलब बहुत थिक नहीं होता, पोरस मतलब आपकी इंक जो है आराम से पेपर पर आ जाती है। एक होता है गुड क्वालिटी पेपर जिसमें जब आप पेन से लिखते हो तो दूसरी तरफ आपको दिखता नहीं पेन, है ना। एक होता है पोरस पेपर, पेपर की क्वालिटी इतनी पतली कि जब आप कुछ लिखते हो तो पीछे भी आपको दिख जाता है आपने लिखा क्या था, है ना। तो पोरस पेपर होता है, ये जरूरी था थिन और पोरस होना, नहीं तो इस टाइप का पेपर प्रिंट नहीं हो सकता था। प्रिंट मतलब यही, हैंड प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अच्छा यहाँ पर ना, क्योंकि पेपर के एक साइड ही लिख सकते हो आप, दूसरे साइड नहीं लिख सकते, तो उसको एक तरफ से स्टिच किया जाता था, सो दैट इसको बोलते थे एकॉर्डियन बुक, क्योंकि एकॉर्डियन की तरह दिखती थी। एकॉर्डियन मतलब वो पियानो टाइप नहीं होता वो म्यूजिक, ये एकॉर्डियन, राइट, ऐसे ऐसे करके आप बजाते हो, तो एकॉर्डियन की तरह दिखती है, इसलिए से एकॉर्डियन बुक भी बोला जाता है। अब किताब तो एक बनती थी वुड ब्लॉक प्रिंट से, उसके बाद कैलीग्राफर्स होते थे। कैलीग्राफर्स वो लोग होते हैं जिनकी बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग होती है, मेरी तो कभी नहीं बनी, बट अगर आप हो तो आप भी एक कैलीग्राफर हो। ऐसे लोग जो है कॉपी करते थे उस बुक को। तो एक बार आपकी बुक बन गई, उसके 5-6 कॉपीज बन गए, फिर उन कॉपीज को और मल्टीप्लाई करते थे आपके कैलीग्राफर्स, ठीक है, विद रिमार्केबल एक्यूरेसी, सेम कॉपी कर देते थे, राइट। नाउ चाइना के ब्यूरोक्रेसी ने भी एक, अभी ना मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आगे जाके, अभी बस चैप्टर को मजे से पढ़ो। चाइना में जब ये पूरा प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था तो सबसे ज्यादा किसने यूज किया, चाइनीज ब्यूरोक्रेसी ने, नौकरशाही ने। ब्यूरोक्रेसी होता है कि जब भी कोई सरकार चलाते हैं तो सरकार को ऑफिसर्स की जरूरत होती है, तो एक एग्जामिनेशन हुआ करता था चाइना में जिससे लोग अपॉइंट होते थे एज सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो इंडिया में भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, राइट। तो उस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस हुआ करता था और उस सिलेबस से रिलेटेड किताबें प्रिंट की जाती थी चाइना में। जब ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने लगे तो नंबर ऑफ प्रिंटेड किताबें भी बढ़ने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। भाई अब IIT में इतने लोग बैठ रहे तो किताबें भी ज्यादा बिकेंगी, तो यहाँ पर भी जब ज्यादा बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए बैठ रहे थे चाइना के ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो ज्यादा किताबें बिकनी लगी और ज्यादा प्रिंट कल्चर, प्रिंटेड बुक्स का ये जो भाई ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो बुक्स है उसका सर्क्यूलेशन होने लगा।
अब जैसे ही चाइना में ये प्रिंटेड मटेरियल फैलने लगा तो बाकी लोग भी प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। जैसे कोई ट्रेडर और मर्चेंट होता है, वो हर दिन इतनी ज़्यादा खरीदारी करता है, इतनी सारी चीज़ें बेचता है, उसे लिखना होगा ना कि भाई ओके आज मेरा 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कल ये लॉस हुआ है। तो उसके लिए वो पेपर को यूज़ करने लग गया, वही प्रिंटेड को, हैंड प्रिंटिंग को यूज़ करने लग गया। ठीक है, सो इट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, और मर्चेंट्स भी यूज करने लगे फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, धीरे धीरे अब मुझे पता है आप लोग कहोगे यार ये क्या ही बात हो रही है ना, हम तो भागते हैं किताबों से, यहाँ पर लोग मजे से किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, बट यू नो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बुक्स को, प्रिंट को, द फैक्ट कि न्यूज़पेपर हमारे घर पे आता है, हमें पता है कि यूएस में क्या हो रहा है, पर ये बहुत बड़ी बात है। कुछ सालों पहले तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं लोगों के पास, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। एनीवेज चैप्टर पे आते हैं। तो रीडिंग ना धीरे धीरे एक लेजर एक्टिविटी हो जाती है। लेजर मतलब आराम वाली। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही अजीब है, हम तो पढ़ने से भागते हैं, लोग आराम के लिए पढ़ रहे हैं। बट हाँ, रीडिंग बिकम्स अ लेजर एक्टिविटी। धीरे धीरे क्या होता है, जो रिच वुमेन होते हैं, अमीर औरतें होती है, दे बिगिन टू रीड। बहुत औरतें अपनी खुद की पोएट्री और प्लेज लिखना शुरू कर देते हैं और उसको पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। जो स्कॉलर ऑफिशियल्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी वाइफ्स भी अपनी किताबें लिखने लगती है। कर्टिजन्स, जो कोर्ट में राजा के अंडर काम करती है औरतें, वो भी अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है। तो धीरे धीरे चाइना में प्रिंटेड मटेरियल का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है एंड वैरायटी ऑफ चीजें भी आ जाती है इन द प्रिंटेड मटेरियल। अब चाइना से किसी और देश में कैसे पहुंचा ये टेक्नोलॉजी? बुद्धिस्ट मिशनरीज गए थे फ्रॉम चाइना टू जापान इन 768-770 एडी, और वहां पर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस कराया। The first Japanese book that was printed was called the Buddhist Diamond Sutra। ये 1 मार्कर की तरह बहुत आता है, तो इसको ना याद कर लो। उसको हम लोग बोलते थे बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, है ना। इट हैड 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो 6 शीट्स थे जिसमें टेक्स्ट था और वुड कट इलस्ट्रेशन की, यही कि वुड के ऊपर आप एनग्रेविंग करते हो, फिर पेपर जो है उसको कलर करते हो, पेपर को उसमें डालते हो, फिर पेपर पे प्रिंट आ जाता है। तो इस तरीके के 6 पेजेस की ये एक किताब थी, है ना। पिक्चर्स वर ऑल्सो प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, कपड़े पे भी प्रिंट होता था, कार्ड्स पे, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स है उस पे भी प्रिंट होता था, पेपर मनी पे भी प्रिंटिंग हुआ करती थी। मेडिवल जापान में पोएट्स पब्लिश करते थे अपनी किताबें, यू नो, लिखते थे अपनी सारे नोट्स ऑन पेपर और उसको सर्कुलेट करते थे। धीरे धीरे लाइब्रेरीज और बुक शॉप्स, अच्छा याद रखना इट्स नॉट जस्ट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, एक तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था ही, और उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का कॉपी भी करते थे लोग, है ना। कैलीग्राफर्स, उनको स्क्राइब्स भी बोला जाता था। स्क्राइब्स होता है बेस्ट कॉपी राइटर्स, है ना। बहुत बच्चे ओरिजिनल होते हैं, बहुत बच्चे कॉपीराइट बड़ा अच्छा करते हैं, पता भी नहीं चलेगा चीटिंग की है। एनीवेज, तो बहुत अच्छे कॉपी राइटर्स हुआ करते थे। तो वो लोग जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसकी कॉपीज बनाते थे, वो कॉपीज आपको दिखती थी लाइब्रेरीज में और बुक स्टोर्स में, एंड वो हर सब्जेक्ट के बारे में बात करते थे, वुमेन के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुकिंग, प्रॉपर एटिकेट वगैरह वगैरह, राइट। नाउ हमने धीरे धीरे देखा कि नॉट जस्ट टेक्स्ट बट इवन पिक्चर्स, इमेजेस भी प्रिंटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाने लग गए। अब यहाँ पर एक बॉक्स है जिसपे काफी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से इसको लिख दो, इंपॉर्टेंट बॉक्स, ठीक है। तो कितागावा उतामारो, बॉर्न इन ईडो इन 7, तो ये जो है ये ऑथर, इसका नाम है, जो आपका आर्टिस्ट है कितागावा उतामारो, ठीक है। तो उन्होंने एक नया आर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था उकियो। उकियो मतलब पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारी दुनिया है इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, चाय पीना, बाहर घूमने जाना, ये नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को वो पिक्चर्स के थ्रू, प्रिंट्स के थ्रू, प्रिंट के थ्रू, नॉट पेंटिंग, प्रिंट के थ्रू जो है उसको यू नो दर्शाते थे। ये प्रिंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल की यूएस में, यूरोप में, जिन्होंने, और वहाँ के जो आर्टिस्ट थे जैसे मैने, मोने एंड वैन गो, ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काफी इंस्पिरेशन ली, राइट। पब्लिशर्स लाइक, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ पब्लिशर्स होते थे जो आर्टिस्ट को कमीशन भी करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और मैं पब्लिशर हूँ, मैं तो मैं कहूँगी कि यार मुझे ना ऐसा एक प्रिंट चाहिए जिसमें लोग चाय वाय पी रहे हैं और यू नो सुबह का नज़ारा दिख रहा है, तो आप वो जो है आप वो करोगे, यू विल यू नो मतलब यू विल मेक दैट पेंटिंग। फिर एक स्किल्ड
wood block carver pasted the drawing on a wood block and carved a printing block to produce the painter's line. Very important. तो लेटर से मैं हूँ और मैंने एप्पल बनाया, क्योंकि मुझे यही आता है, ठीक है, आपने मुझे कमीशन किया सुरभि एप्पल बनाओ। अब जो मैंने एप्पल बनाया है एक वुड ब्लॉक का, एक बहुत ही अच्छा वुड ब्लॉक वाला आएगा और वो उस एप्पल का मतलब एप्पल का पूरा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लाइन एक वुडन ब्लॉक पे बना देगा। अब उस वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है पेपर और मतलब एक पेपर लगाया जाएगा और उसके प्रिंट्स बनाए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब वो वुड ब्लॉक जो है ओरिजिनल पेंटर के लाइंस कॉपी करता है तो जो ओरिजिनल प्रिंट है या ओरिजिनल पेंटिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड ओनली प्रिंट्स आर लेफ्ट, सिर्फ प्रिंट्स ही बचते हैं, ठीक है। तो इसको बस समझ लो, कुछ रटना नहीं है इसमें, बस फर्स्ट लाइन रट लो कि उकियो का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लाया था, किटागावा उतामारो। तो एक एग्जाम्पल भी आपकी किताब में यहाँ पर, दिस इज अ मॉर्निंग सीन बाय शुनमन कुबो। इसके गाइस इस चैप्टर के जो प्रिंट्स है और जो पिक्चर्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनी अदर चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे औरतें जो है वो टी प्रिपेयर कर रही है, आदमी जो है चाय पी के बाहर देख रहा है, उसको तो चाय बनानी नहीं है, कहीं भी हम रह रहे हो, भारत हो या चाइना, है ना, स्टोरी तो सेम ही है, बट दैट इज द मॉर्निंग सीन दैट इज बीइंग शोन, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि प्रिंट कैसे इमर्ज हुआ था चाइना में, कैसे जापान पहुंचा, बुद्धिस्ट मिशनरीज ले गए थे, डायमंड सूत्रा पहली किताब थी, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुड प्रिंटिंग वाली किताबें पढ़ने लग गए, जो पिक्चर्स थी, जो पेंटर्स थे, उनके प्रिंट्स भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से इधर उधर लोगों तक पहुंचने लग गए। अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड प्रिंट कम टू यूरोप, है ना। तो यूरोप में कैसे पहुंचा, सिल्क और स्पाइसेस तो आपको पता ही है, बहुत सालों से चाइना से यूरोप जा रहे थे, हमारे स्पाइसेस हो गए, हमारा सिल्क हो गया। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी यूरोप पहुंच गया। तो सबसे पहले पेपर पहुंचा, प्रिंट नहीं, इट वाज पेपर। तो हैंड राइटिंग थी, राइटिंग ऑन लेटर्स, वो सब तो पहले से था ही यूरोप में, है ना। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। तो ऐसे ही टोल्ड यू, स्क्राइब्स वो होते हैं जो कॉपी करते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा जब पेपर अवेलेबल हो गया, जैसे मैं हूँ, मैंने कहानी लिखी, मेरी कहानी, तो उसके काफ़ी सारे प्रिंट कौन करेगा, प्रिंटिंग तो है नहीं, तो ये जो कॉपी राइटर्स है, स्क्राइब्स है, ये 20-20 कॉपी करते थे जिससे बाकी लोगों को बिक पाए। तो इस तरीके के स्क्राइब इज अ पर्सन हु कॉपीज आउट डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड, राइट। फिर क्या हुआ, 1295 में मार्को पोलो गेम खेला है, एनीवेज, तो मार्को पोलो इटली आए वापस चाइना घूम घाम के, और अपने साथ बीमारियां भी लाए और अपने साथ एक बहुत मज़ेदार चीज़ लाए, और वो है द नॉलेज ऑफ प्रिंट, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो जब ये नॉलेज लाए तो ऑफकोर्स इटली वाले काफ़ी एक्साइट हो गए और देन दे बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। तो अच्छा, इस टाइम पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता दें कि जो वुड ब्लॉक प्रिंट की जो किताबें थी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पढ़ते थे और इटली के आम आदमी पढ़ते थे। इस पॉइंट तक अभी भी जो अमीर लोग हैं वो वही पढ़ते थे जो वेलम पे लिखा होता था। वेलम मतलब एनिमल स्किन, ठीक है। तो लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज। जैसे होता है ना, हैंड वर्क है तो भाई महंगा होगा, तो उस टाइम ये आइडिया था कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो काम है वो चीप वल्गैरिटी है। चीप वल्गैरिटी मतलब बेकार की, बेतुकी की, सस्ती चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा क्वालिटी नहीं है। और अभी भी अमीर लोग जो है, जो वेलम, जो एनिमल स्किन है, उसके ऊपर जो हैंड का वर्क था, जो हैंड रिटन काम था, उसी को यूज़ करते थे, ठीक है। तो पार्चमेंट मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, दैट वाज वेलम। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी ब्रॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज। प्रिंटेड कॉपीज थोड़ी ज़्यादा सस्ती हुआ करती थी ऑब्वियसली, और वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और आपके स्टूडेंट्स खरीदते थे। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगी किताबों की। लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार किताबों से तो हमको काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। बहुत सारे बुक सेलर्स, क्या कहते हैं उसको, फेयर्स आने लगे पूरे यूरोप में। बुक सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बेचने लग गए, बट डिमांड ज़्यादा थी बुक्स की। तो इस डिमांड को कैसे पूरे किया जाए, तो प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। मतलब इतनी ज़्यादा जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए जो बुक सेलर्स थे उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे स्क्राइब्स एम्प्लॉय करना शुरू कर दिए कि देखो यार, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से 10 कॉपीज आई हैं, अब उसके 100 कॉपीज कैसे बनाएंगे, स्क्राइब्स को एम्प्लॉय कर लिए, स्क्राइब्स कॉपी कर रहे हैं।
और फिर आप उसको बेच रहे हो। बट यार डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि ये सब करने के बाद भी डिमांड मीट नहीं हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन से हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से। वाई? बिकॉज इट कुड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड फॉर बुक्स। पहला, कॉपी करना आसान नहीं है। जब आप अपने दोस्त की नोटबुक से कॉपी करते हो तब भी आपको कितना मुश्किल होता है, राइट? ओके, सब कॉल करते हैं मुझे ओनली ड्यूरिंग क्लास। ऑलराइट, हाँ, तो सबसे पहले तो देखो कॉपीइंग वाज एक्सपेंसिव, आसान नहीं था कॉपी करने के लिए। आप स्क्राइब्स रखोगे, महंगा था, लेबोरियस था, बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व थी इसमें, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था एक एक बुक को कॉपी करने में। दूसरा, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो फ्रेजाइल थी। देखो जिन पेपर पे लिखा जाता था वो इतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं था, फ्रेजाइल था, बहुत मोटी हो जाती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल, डिफिकल्ट टू कैरी, पढ़ना भी आसान नहीं था, इतना क्लियर भी नहीं हुआ करता था। इसीलिए इसका सर्कुलेशन हुआ तो बहुत, बट फिर भी अभी तक लिमिटेड था। तो उसका सोल्यूशन क्या है? धीरे धीरे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। हम देखते हैं, देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आसान है ना, एक बार आपने वुड में कर दिया फिर छापते रहो आप प्रिंट्स, है ना। तो यहाँ पर प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स, इस सब में यूज होने लगा आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। लेकिन अभी भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो या हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हो, दीज वर स्टिल नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द पब्लिक। हमको एक ऐसी चीज चाहिए थी जो जल्दी से जल्दी प्रिंट हो और चीपर भी हो, सस्ता भी हो। एंड गाइस, पता है इन्वेंशन जो है ना वो तभी होती है जब नीड होती है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर जब कमी फील होने लगी हमें किसी ऐसी चीज से की जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग हो, तब जो है एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, एंड दैट इज द प्रिंट टेक्नोलॉजी बाय ग्यूटेनबर्ग। ठीक है, तो ग्यूटेनबर्ग है जो जिनको फादर ऑफ प्रिंट भी बोला जाता है। उन्होंने डेवलप किया द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। जॉनेस ग्यूटेनबर्ग बड़े ऐसे हुए थे कि एक होता है ना परफेक्ट एनवायरनमेंट टू बी एन इन्वेंटर। तो बड़े हुए एक वाइन फील्ड में जहाँ पर उनके पापा और पूरा परिवार वाइन बनाता था। तो वाइन उन्होंने देखा था कि ऑलिव प्रेसेस, तो वाइन जो है ना वो ग्रेप्स और ऑलिव से बनता है, और ग्रेप्स और ऑलिव्स को प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रेस का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने वहां से सीखा। फिर वो एक गोल्डस्मिथ भी बने। गोल्डस्मिथ होता है जो छोटे छोटे ट्रिंकेट्स बनाते हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी बनाते हैं। तो उनको पता था कि गोल्ड से आप अलग अलग शेप्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज को यूज करने के बाद उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाई। यहाँ पर आप देखोगे अब वुडन प्लेटन प्रेस, तो क्या होता था ना कि एक वुड होता था जिसमें अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए होते थे, है ना, और पेपर नीचे होता था। तो उस जो आपने ऑलिव प्रेस उन्होंने अपने यहाँ सीखा, और जो गोल्डस्मिथ की तरह ट्रिंकेट्स बनाए उससे उन्होंने अलग अलग अल्फाबेट्स बनाए, एंड दैट इज हाउ ही परफेक्टेड द सिस्टम। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, कि ऑलिव प्रेस से उन्होंने सीखा कि कैसे मैं प्रिंटिंग कर सकता हूँ। एंड जो गोल्डस्मिथ का कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने अल्फाबेट्स बनाने में लगाए। इसमें इतना डिटेल में मत जाओ, बस जनरली समझ लो। द फर्स्ट बुक, तो आपको दिख रहा है कि ये हैंडल है ना, यहाँ पर प्लेटन है, प्लेटन के ऊपर अल्फाबेट्स और नीचे पेपर है। तो हैंडल इस तरीके से घुमाते थे कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, एल बॉल, तो इस तरीके से घुमाते थे और प्रिंट होता जाता था। ठीक है, सो द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। आप लोग कौन सी बुक प्रिंट करते हैं अगर आप होते जॉनेस ग्यूटेनबर्ग? उन्होंने 180 कॉपीज प्रिंट की, एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। आप कहोगे 3 साल में सिर्फ 180 कॉपीज, मैम ये कैसा स्पीड हुआ? तो गाइस उस टाइम के लिए दिस वाज अ बुलेट ट्रेन, कि 3 साल में आप 180 कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे थे। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, राइट? नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छा जब ये नई टेक्नोलॉजी आई, इट डिड नॉट कंप्लीटली रिप्लेस हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। अभी भी लोगों को हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की आदत भी थी और इच्छा भी थी। आप कैसे ये बोल सकते हो? आप इसलिए बोल सकते हो कि जो प्रिंटेड बुक्स थी इट स्टिल रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। तो अपीयरेंस में, दिखने में, लेआउट में प्रिंटेड की जो बुक थी और हैंड रिटन बुक थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो मेटल लेटर्स थे जो प्रिंटेड में आते थे वो सिमिलर थे टू हैंड रिटन, जैसे
B ऐसे लिखा जा रहा है, तो प्रिंटेड मटेरियल में भी इसी तरीके से लिखा जा रहा था जिससे लोगों को फील ऐसा हो कि वो हैंड रिटन बुक पढ़ रहे हैं। बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट किया जाता था विद हैंड विद फोलिएज एंड अदर पैटर्न्स। तो किताब का जो बॉर्डर था वो हैंड पेंटेड हुआ करता था, ठीक है, इट वॉज हैंड पेंटेड, फ्लावर्स बनाए, पत्तियां वत्तियां बना ली, है ना। बाकी कुछ कुछ किताबें को पर्सनलाइज भी किया जाता था, जैसे ये वाली किताब तो राजा के लिए बन रही है, प्रिंटिंग हो रही है, लेटर्स ऐसे लिखे जा रहे हैं जैसे हैंड रिटन हो, और कोनों में जो आपको स्पेस दी गई है वहां पर अमीर लोग अपनी खुद की पेंटिंग्स बनवा लेते थे, खुद के इलस्ट्रेशंस बनवा लेते थे। इस तरीके से प्रिंटेड बुक्स तो आई, लेकिन अभी भी वो बहुत, मतलब उनको अभी भी एक होता है ना, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया उसने हैंड रिटन काम को, राइट। सो परचेजर को चूज द डिजाइन एज अ परचेजर, आप अपना डिजाइन चूज कर सकते थे और अपनी इलस्ट्रेशंस और अपनी खुद की बाइबल, खुद की किताब बनवा सकते थे, ठीक है। अब बिटवीन 1450 एंड 1550, 100 साल में हम लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेसेस काफ़ी ज़्यादा देशों में स्प्रेड होने लगता है। जर्मनी के जो प्रिंटर्स हैं, जो जिनके पास प्रिंटिंग मशीन थी, जिनके पास ये नॉलेज थी, ये यूरोप के बाकी देशों में जाके बोलने लगते हैं, अरे भाई आओ हम तुम्हें प्रिंट सिखाते हैं, और पैसा कमाने लग गए इसी से। ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस लेड टू नंबर ऑफ प्रिंट्स इंक्रीजिंग। पहले जो है एक साल में 100 प्रिंट्स होते थे, अब एक साल में आप 200 प्रिंट कर पा रहे हो, तो नंबर ऑफ प्रिंट इंक्रीज, बुक प्रोडक्शन बूम्ड, है ना। मार्केट में प्रिंटेड बुक्स काफी ज्यादा आने लगी, एंड नंबर ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन द 16th सेंचुरी वेंट टू 200 मिलियन कॉपीज, है ना। ये एक छोटी चीज नहीं थी। तो ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, मैकेनिकल मतलब मशीन वाली प्रिंटिंग, ये लाया एक प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसी क्रांति लाया जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेजेस ऑफ ग्यूटेनबर्ग्स बाइबल, यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर जो कोने में आपको ये पूरा दिख रहा है, दिस इज ऑल हैंड ड्रॉन, है ना। जो आपके लेटर्स है शुरू में, ऑल ऑफ दैट रिजेंबल, जो आपके मतलब ये मेटल के, ये प्रिंटेड है पर ये दिख ऐसे रहे एज इफ ये हैंड रिटन है, राइट। राइट तो यहाँ पेंटर्स वर्कशॉप दिखाई जा रही है 16th सेंचुरी में। यू स्टार्ट कि यहाँ पर जो है डिजाइनिंग हो रहा है, यहाँ प्रिंटिंग हो रहा है, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग अंडर वन रूफ। तो एक ही छत के अंदर, एक ही फैक्ट्री के अंदर पूरा प्रिंटिंग का प्रोसेस बन रहा है। ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग अंडर वन रूफ। इन द फोरग्राउंड ऑन द राइट यहाँ पर कॉम्पोजिटर्स आर एट वर्क। कॉम्पोजिटर्स मतलब जो बुक लिख रहे हैं, है ना, कोई और कलर करते हैं। यहाँ कॉम्पोजिटर्स आर एट वर्क। ऑन द लेफ्ट गैलीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड, इंक इज बीइंग, तो यहाँ पर इंक वगैरह प्रिपेयर हो रही है, पूरा जो आपका वुड है वो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर प्रिंटिंग जो है हार्ड वर्क में हो रहा है, यहाँ प्रूफ रीडिंग हो रही है। वापस से चेक कर रहे हो कि भाई जो प्रिंट हुआ है सही तो हुआ है। तो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट वन प्लेस, ठीक है। तो कंपोजिटर वो इंसान है जो एक्चुअली बना रहा है टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। गैले है मेटल फ्रेम, है ना, ये मेटल फ्रेम है जिसमें जो पूरा टेक्स्ट है उसको लगाया जा रहा है जो फाइनली प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा। प्लेटन क्या है? प्लेटन एक बोर्ड है जो इम्प्रेशन देगा पेपर के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर आपको पूरे चैप्टर में जानना है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो हाँ भाई ये चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंट रेवोल्यूशन होता क्या है? प्रिंट रेवोल्यूशन यही था कि पहले जो है थोड़े से लोग हुआ करते थे जो किताबें पढ़ने का उनके पास प्रिविलेज हुआ करता था। आप कहोगे यार काश उन्हीं के पास रहता, हमारे तक आया ही क्यों, है ना। बट धीरे धीरे प्रिंट जो है, प्रिंट का सर्कुलेशन काफी लोगों में चलने लगा बिकॉज ऑफ जॉनस ग्यूटेनबर्ग। गाली उसको दोगे आप, प्रिंटिंग प्रेस। तो कैसे उन्होंने लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म की, कैसे उन्होंने हमारा रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म किया विद इंफॉर्मेशन, विद इंस्टीट्यूशंस, है ना। बल्कि हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इसीलिए था क्योंकि प्रिंट कल्चर तब तक आ गया था, है ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउ इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शंस, हमारे आइडियाज और थॉट्स को कैसे उसने इन्फ्लुएंस किया। हाउ इट ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, है ना। प्रिंट के आने से लोगों का एक विचारधारा बदलने लगी, एक दृष्टिकोण बदलने लगा, राइट। चलो, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। जब हमने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ज़्यादा किताबें सर्कुलेशन में आने लगी, तो हमने देखा कि दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक। देखो गाइस, पहले ना किताबें बड़ी महंगी हुआ करती थी, बहुत बल्कि हुआ करती थी, आसान नहीं थी। तो अब
क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही और सस्ती भी हो गई है, तो वी सी कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लग गए। टाइम कंज्यूमिंग नहीं था बुक्स को बनाना, चीप था, लेबर कम थी, मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज, है ना। सो बुक्स फ्लडेड द मार्केट एंड दिस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये कैसा कल्चर है भाई, है ना, कि भाई बोर हो रहे हो तो चलो पढ़ ही क्यों ना ले। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर दैट स्टार्टेड कमिंग अप। पहले क्या होता था ना, पढ़ना या लाइब्रेरी होना या किताब होना बहुत ही अमीरों के शौक हुआ करते थे, क्योंकि लोग जो है नॉर्मल लोग उसको उसको क्या बोलूँ मैं, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो आम आदमी था ऐसा नहीं था, वो पढ़ता नहीं था, बट बुक से नहीं पढ़ता था। उनका क्या कॉन्सेप्ट था, ओरल कल्चर का। ओरल कल्चर मतलब जैसे बहुत सालों तक रामायण हो गई, महाभारत हो गई, या फिर तमिल के जो लिटरेचर हो गए, संगम लिटरेचर, वो बहुत लंबे टाइम तक बोला जाता था और सुना जाता था। तो मैं किसी गुरु ने मुझे सिखाया, फिर एक गुरु ने मेरे बच्चे को सिखाया, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है रिले होती थी। Knowledge was transferred orally. People collectively heard a story or a performance. तो काफ़ी हियरिंग पब्लिक हुआ करती थी। जैसे कोई प्ले हो गया, एक होता है भाई हैरी पॉटर तुमने बुक में पढ़ ली, एक होता है साथ में मिलके हैरी पॉटर मूवी देख ली। अब मूवी तो थी नहीं तो प्ले देख लिया। तो प्ले देखने के बाद ग्रुप में लोग उस कहानी को सुनते थे, है ना। पढ़ने का इतना नहीं था क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन प्रिंट कल्चर के आने से ये हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल होने लगी। इसका क्या मतलब, इस लाइन का क्या मतलब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट धीरे धीरे जो हियरिंग पब्लिक था ये जो है रीडिंग पब्लिक में आने लगा। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सिंपल नहीं था, किताबें आई एक दिन सब सुबह उठे और पढ़ना शुरू, नहीं। गाइस यह भी याद रखो कि पढ़ने के लिए लिटरेट होना जरूरी है, पढ़ना आना चाहिए। और अभी भी यूरोप में काफी ज्यादा लोग इलिटरेट था, जो रेट ऑफ लिटरेसी था वो बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, तो कैसे बुक सेलर्स ने सोचा भाई हम क्या करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी बुक्स भी बिके और जो लोग इलिटरेट हो वो लोग भी हमारी बुक्स खरीद पाए। तो उन्होंने क्या किया, वो पॉपुलर बैले होता है कहानियां, है ना, फोक टेल्स, और ऐसी किताब फोक टेल्स पब्लिश करने लग गए, और बहुत सारी पिक्चर्स के साथ। जैसे जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता हम उनको कॉमिक्स दे देते, भाई तुम कॉमिक पढ़ लो, क्योंकि उसमें पिक्चर है और थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है ना। तो बच्चे वो पढ़ते हैं। तो वैसे ही बुक सेलर्स ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा बेचे जिसमें इलस्ट्रेशंस बहुत सारी हो, लोगों की फेवरेट कहानियां भी हो और टेक्स्ट बहुत ज्यादा कम हो। ये जो है दिखाई जाती थी और रिसाइट की जाती थी बड़े बड़े गाँव में। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मूवी देखी, बहुत पुरानी मूवी थी, तो उसमें एक एज के बारे में दर्शाया जा रहा था कि कैसे एक औरत का काम था, लाइक दिस वुमेन हैड अ जॉब, कि वो गांव-गांव जाती थी और अपनी किताब खोल के कहानियां सुनाती थी लोगों तक। लोगों को पढ़ना नहीं आता था, इस तरीके से कुछ लोग किताबें खरीद के, यही उनका काम था, और बाकी लोगों को कहानियां सुनाना। तो गैदरिंग्स में, विलेजेस में, टैवर्न्स मतलब एक टाइप का बार हो गया जहां लोग ड्रिंक कर रहे हैं, सुन रहे हैं कहानियों को। Oral culture thus entered print and printed material was orally transmitted. Very good line. इससे क्या हुआ, जो ओरल कल्चर था, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, लिटरेचर हो गया, वो प्रिंट में आ गया। अब वो प्रिंटेड किताबों में मिलने लगी, और ये जो प्रिंटेड किताबें थी ये ओरली ट्रांसमिट होने लगी। ठीक है, तो वो प्रिंट में आ गया, और ये प्रिंट की किताबें जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था उनको बोल के गांव में, टैवर्न्स में सुना के लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। तो द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल होने लगी। जो रीड करती थी पहले और पहले जो सुनती थी अब वो साथ में आने लगी, इंटरमिंगल होने लगी। वेरी गुड लाइन, है ना। अच्छा भाई, प्रिंट आया तो बिना ऑपोजिशन के कोई चीज आए ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो प्रिंट से क्या हुआ, तो लोगों के पता है, मतलब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल से बाहर जाते हो, है ना, कॉलेज जाते हो, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मेरा माइंड ब्लो हो गया था। मतलब मुझे जब पता चला कि अच्छा यू रीड मोर बुक्स, और आप सोचते हो अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छा वैसे भी सोच सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा पढ़ने लगते हो तो आपके सामने बाकी दृष्टिकोण आते हैं, और लोगों की और दुनिया भर की विचारधाराएं आपके सामने आती है, और आपका खुद का पर्सपेक्टिव बदलने सा लगता है।
आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आपने कोई मूवी देख लिया, कोई बुक पढ़ ली जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, तो सडनली योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो चेंजेस। तो यहाँ पर भी प्रिंट क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। लोग डिबेट करना है, पहले लोग अपने घर में ही डिबेट करते थे, अब लोग प्रिंट के थ्रू दूसरे इंसान से, तो दूसरे देश में बैठा है उससे डिबेट और डिस्कशन करने लग गए, राइट। लोग अलग तरीके से सोचने लग गए, उनके डिसीजंस बदलने लगे। तो दिस हैड अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। आपकी किताब में एक बहुत अच्छी पिक्चर है ऑफ हाउ कुछ लोगों ने प्रिंट के इस कल्चर को, प्रिंट के इस रेवोल्यूशन को वेलकम किया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रिंट जो है वो आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेनी इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट। यू कैन सी ये जो प्रिंटिंग प्रेस लेके जो ये गॉडेस है ये नीचे आ रही है और बाकी लोग जो है इनका वेलकम कर रहा है। मिनर्वा ब्लेसिंग द मशीन, मिनर्वा द गॉडेस ऑफ विजडम, तो आपकी गॉडेस ऑफ विजडम हो गई। फिर मर्क्यूरी हो गया, दैट इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, मर्क्यूरी रीजन होता है। वुमेन इन द फोरग्राउंड, यहाँ पर नीचे जो है अलग अलग प्लेक्स होल्ड करके बैठे हुए हैं ऑफ डिफरेंट पायोनियर्स, जैसे मार्को पोलो वगैरह, अलग अलग पायोनियर्स जिसकी वजह से प्रिंट आया है ना। जॉनिस ग्यूटेनबर्ग हो गया। तो इस तरीके के इमेजेस काफ़ी ज़्यादा यूरोप में फैलने लग गए थे, काइंड ऑफ वेलकमिंग प्रिंट, है ना। बट नॉट एवरीवन लाइक्ड द एंट्री ऑफ प्रिंट। पता है पहले झूठ फैलाना आसान था, वैसे प्रिंट से और ज्यादा आसान हो गया है, बट पहले क्या होता था कि अगर चर्च ने बोला कि भाई अर्थ जो है वो बीच में और सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, आप क्या करोगे? आप कहोगे यार ये सही बोल रहा होगा, चर्च को हम मानते हैं, चर्च जो है भगवान से रिलेटेड है, या फिर ये जो पंडित जी है ये भगवान से रिलेटेड है, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे। आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते थे इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ये गलत है ना। प्रिंट से ये सब बदलने लगा, प्रिंट से लोगों तक सच्चाइयाँ, लोगों तक साइंटिफिक थ्योरीज पहुंचने लग गई, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, जो राजा है, मोनार्क्स है, जो आर्टिस्ट है, ये थोड़े एप्रीहेंसिव होने लग गए, थोड़े से परेशान होने लग गए अबाउट हाउ इजीली प्रिंटेड मटेरियल लोगों के हाथ में था। लोगों को लगने लगा कि इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे कि भैया बच्चे और लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे वो कुछ भी पढ़ेंगे और इससे वो इररिलीजियस हो जाएंगे, रिलीजन से, भगवान से दूर जाएंगे और रिबेलियस हो जाएंगे। ये थॉट्स बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स में भी होता है ना, बच्चे क्या टीवी पे देख रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जाए, नहीं तो कुछ और ही सोचने लगेंगे, पंख आ जाएंगे उनके, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। बट यहाँ पर हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये रिलीजियस, क्योंकि देखो रिलीजियस अथॉरिटीज, राजा, इनका तो काफी अब आज मैं राजा की बुराई कर रही हूँ, अपने घर में कर रही हूँ, आज मेरी बुराई दुनिया में फैल रही है प्रिंट के वजह से, तो राजा को तो दुखी हो गए ना। राजा कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, लोग तो प्रोवोक हो रहे हैं, राइट। सो अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर आज हर चीज प्रिंट में होने लगी, तो पहले जो कुछ चीजें प्रिंट में हुआ करती थी, जैसे भगवान की बातें, वैल्यूएबल लिटरेचर, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस एंजाइटी के वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फैलने लगा अगेंस्ट प्रिंट। अब लेट्स लुक एट हाउ प्रिंट वॉज यूज्ड, कैसे प्रिंट को यूज किया गया काफी सारे लोगों से टू स्प्रेड देयर थॉट्स एंड बिलीव्स। तो पहले है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मार्टिन ल्यूथर। 1517 में मार्टिन ल्यूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। वो क्रिश्चियन थे, पर उनको ऐसा लगता था कि क्रिश्चियनिटी में एक रिफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने किताब लिखी कॉल्ड 95 थीसिस। 95 थीसिस में उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट काफी आर्ग्यूमेंट्स लिखे कि कैथोलिक चर्च ने ये गलत बोला, ये गलत बोला, ये गलत बोला। फिर उसके बाद उन्होंने उस किताब की प्रिंट निकाले और वन ऑफ द प्रिंट उन्होंने चर्च के सामने रखा, और बोला कि आई चैलेंज यू, है ना। मतलब एक खुला चैलेंज दे दिया चर्च को। लूथर्स राइटिंग्स इतनी ज्यादा पॉपुलर होने लगी कि वो यूरोप के कई देशों तक पहुंची, इतना ज्यादा पॉपुलर हुई दैट इट लेड टू द डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। सो जो प्रिंट का इतना बड़ा प्रभाव कि एक धर्म जो सालों सालों से चलता आ रहा है, उस धर्म में दरार हो गई और वो दो हिस्सों में बट गया। इसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इस पूरे मूवमेंट को, जब क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म आता है और कुछ चेंजेस आते हैं।
ठीक है। तो ल्यूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट जो उन्होंने ट्रांसलेशन की थी बाइबल की, उसको मतलब एक चेंज किया था बाइबल में, उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। उसने 5000 कॉपीज सेल की इन द फ्यू वीक्स एंड द सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 months। सेकेंड एडिशन मतलब सेकेंड प्रिंटिंग के लिए भी गई। पहले प्रिंटिंग में 5000 जो है सेल हो गई, फिर सेकेंड प्रिंटिंग के लिए भी गई वो किताब, एंड वो 3 महीने में बिक गई। इट वॉज सो पॉपुलर, ठीक है। मार्टिन ल्यूथर किंग के मतलब ऑब्वियसली वो तो खुश होंगे कि भाई प्रिंट की वजह से उनके थॉट्स इतने लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने एक डायलॉग भी मारा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। प्रिंटिंग जो है भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है, राइट। स्कॉलर्स फेल्ट प्रिंट हैड हेल्प टू स्प्रेड न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, सिर्फ मार्टिन ल्यूथर ही ने, आम आदमी भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट का इस्तेमाल करने लग गए अपने थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 16th सेंचुरी में मेनोकियो जो है, उन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेट किया, मतलब उन्होंने बाइबल पढ़ी, उन्होंने कहा भाई ये सही नहीं है, वापस से उसको लिखा, उन्होंने खुद के आइडियाज़ लिखे गॉड और क्रिएशन के, राइट। और मतलब इमेजिन एक आम आदमी, पहले ना चर्च जो है वो हुआ करता था जैसे हाथी, और आम आदमी हुआ करता था चींटी। अब प्रिंट के आने की वजह से चींटी की आवाज भी सुनी जा रही है, तो चर्च जो पहले हाथी था उसको तो दुख होगा ही कि भाई सब चींटी की आवाज सुन रहे हैं। तो मेनोकियो जो एक लेबरर था, उसके जो थॉट्स थे गॉड और क्रिएशन के बारे में, जब वो लोगों तक पहुंचे तो चर्च को ये सही नहीं लगा। उन्होंने 2 बार मेनोकियो को वार्न भी किया, पर जब मेनोकियो नहीं सुधरे तो उनको हैंग कर दिया। ऐसे काफ़ी लोगों को हैंग किया वैसे चर्च ने, राइट। द रोमन कैथोलिक चर्च, ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स of popular reading and questioning of faith, imposed severe control over publishers and booksellers। रोमन कैथोलिक चर्च को ये पसंद नहीं आया कि लोग अब उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको क्वेश्चन करने लग गए, राइट, उनको क्वेश्चन करने लग गए। एंड दैट इज वाई उन्होंने एक इंडेक्स निकाला कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स में उन्होंने वो वाली लिस्ट लगाए बुक्स के और पब्लिशर्स के जो उन्होंने बोला कि अब प्रोहिबिटेड है, अब अलाउड नहीं है पब्लिश होने के लिए। एक तरीके से प्रोहिबिशन, सेंसरशिप लगाया उन्होंने, राइट। द मैकबर डांस, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे जो है स्केलेटल्स है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। द 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representation of the time. In its highly interesting woodcut, the coming of print is associated with the end of the world. The interior of the printer's workshop is the site of dance of death. Skeletal fingers control the printer and its workers, define and dictate what is to be done and what is to be produced। मतलब कि यहाँ पर जो है ये वुडकट जो प्रिंट है, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे प्रिंट के आने से लोगों की ज़िंदगी खराब होने वाली है, ये कैसे ये ड्रामेटाइज किया जा रहा है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो प्रिंटिंग मशीन है वो स्केलेटल्स जो है चला रहे हैं, डांस ऑफ डेथ है ना, लोग मतलब एक डीमन करके जो है चला रहा है, जो बना रहा है प्रिंट कैसे बनना है वो डिक्टेट कर रहा है एक स्केलेटल। तो इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि यार प्रिंटिंग आने से ना दुनिया खत्म हो जाएगी, राइट। Alright, so guys, that is what we did today। आज हमने पढ़ा कि प्रिंटिंग कैसे चाइना, कोरिया, जापान में इमर्ज हुआ, कैसे वो यूरोप तक पहुंचा, कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। इसको हम बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन के आने से कैसे लोग आपके विचारधारा, दृष्टिकोण बदलने लग गए। मेनोकियो के बारे में पढ़ा, मार्टिन ल्यूथर के बारे में पढ़ा, जिन्होंने प्रिंट के माध्यम से एक धर्म को ही 2 हिस्सों में बांट दिया, है ना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं द रीडिंग मेनिया, कैसे लोगों को मेनिया हुआ रीडिंग का। मुझे पता है आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है, हम भाग रहे हैं पढ़ाई से, लोग यहाँ मेनिया हो रहा है उनको पढ़ाई का, ठीक है। वो 19th सेंचुरी और कैसे इंडिया पे इम्पैक्ट होता है प्रिंट कल्चर का। दिस चैप्टर इज सुपर इजी। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको रियलाइज होगा कि कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से बनते हैं और आते हैं, तो इस चैप्टर को तो पक्का अच्छी तरीके से करना है। चलो होमवर्क देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिंटिंग, जल्दी से देख लो, आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मर्चेंट्स आप पढ़ लो। Vellum was a parchment made from dash of animals. Which of the following statement about manuscripts are true? Manuscripts के बारे में कौन सा statement सच है?
दैट इज इट. सो गाइज आई होप आपको इतना पार्ट ऑफ द चैप्टर अच्छा लगा, समझ आया. ठीक है, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th और 10th. इसमें ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं. मुझे आप फॉलो कर सकते हो ऑन surabhi_nerd_alert, दैट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करोगे. सोशल स्टडीज विद सुरभि इज माई आईडी. लेकिन अगर आप वेदांतु के 9th और 10th चैनल को ऐड करोगे, नीचे आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ आपको हर सेशन का PDF भी मिलेगा. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. टिल देन पढ़ते रहो एंड अच्छा करते रहो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.